दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आप लोग को मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री में है, और हिस्ट्री वो भी किस क्लास का, तो 9th क्लास का। और फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि 9th क्लास कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोग को कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा, इसमें मैं इसका सिर्फ छोटा सा एक समरी बताऊँगा। और इसमें आप लोग को मैं ये बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, यानी कि बड़े बड़े बदलाव। बड़े बड़े बदलाव बहुत ही कम समय में, बहुत कम समय में जो बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं वही आप लोग का रिवॉल्यूशन हो जाता है। और फ्रेंच में जो बहुत बड़े बड़े बदलाव, यानी कि फ्रांस जो एक कंट्री है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव जो हुआ था वो कब हुआ था, 1989 से लेकर 1999 के बीच में जो हुआ था वही बड़े बड़े बदलाव जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो है सबसे पहले आप लोग को 14 मई 1989 में एक बेस्टाइल फोर्ट था जो आप लोग जानते ही होंगे। वहाँ के जो राजा थे लुई 16, वो उनका लुई 16 का डेपोटी अति वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, डेपोटिज्म को दिखा रहा था। यानी कि उनका जो आप लोग कह सकते हैं जैसे घमंड का या फिर निशानी होता है घमंड का, वो दिखा रहा था। तो वही लुई 16 का जो बेस्टाइल फोर्ट था जहाँ पे प्रिजन को रखा जाता था, वहाँ पे लोगों ने आक्रमण कर दिया था। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में यही दिया गया है और उसी वाक्य को दर्शाया गया है। और आपको मैं बता दूं कि इसके जो कारण जो थे ना, वो दो तरह के कारण थे। पहला जो एक्चुअल काउज होता है, एक्चुअल काउज, और एक इमीडिएट काउज। तो हम लोग आप जानेंगे कि एक्चुअल काउज और इमीडिएट काउज क्या होता है। तो एक्चुअल काउज में बहुत सारा था। सबसे पहले एक वार था, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन उन अब इकोनॉमिक में क्या आ गया, तो उनका आप लोग को बता दूं कि बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। और इकोनॉमिक के बाद एक और आता है जिसमें आप लोग पॉलिटिकल लिख सकते हैं, पॉलिटिकल और सोशल काउज और इंटेलेक्चुअल काउज। अब इंटेलेक्चुअल काउज यानी कि वहाँ पे कुछ फिलोसफर हुआ करते थे और फिलोसफर ने लोगों को ये सजेस्ट किया कि जो आप लोग का जो राजा है लुई 16 या फिर जो राजा वहाँ पे हुए थे, उन लोगों ने जो गलत काम किए उसको इंटेलेक्चुअल काउज में दर्शाया गया है। और फिलोसफर लोगों ने मदद की थी लोगों को जागरूक होने में। और इमीडिएट काउज में तो फ्रेंड्स ये आता है कि वहाँ पे एक सभा बुलाई गई थी लुई 16 के द्वारा टैक्स को 75% इंक्रीज करने के लिए। और जब उन लोगों ने ये प्रस्ताव लाया 75% इंक्रीज करने के लिए, तो लोगों से रहा न गया। और इसी के कारण वहाँ पे जो नेशनल असेंबली के, नहीं, नेशनल असेंबली तो बाद में बना रहा, उससे पहले वहाँ के जो आप लोग कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते थे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे वहाँ पे 3 तरह के स्टेट होते थे, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोग को। और आप लोग अगर आप लोग मान लीजिए बुक पढ़ने से बोर हो जाते हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो 3 तरह के स्टेट होते थे और इन सबको एक एक वोट मिल रहा था देने के लिए। और ताजुब की बात ये थी कि इन जो 2 स्टेट थे इन लोगों को टैक्स पे नहीं करना है, यानी कि इन लोगों को टैक्स देना ही नहीं है। और जो भी टैक्स होगा वो सारा सारा थर्ड स्टेट वाले को देना है। तो आप लोग अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका इमीडिएट काउज का क्या कारण हो सकता है। तो इन जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो 600 होते थे, और ये फर्स्ट में 300 और सेकेंड में 300, दोनों मिला करके इसके बराबर, यानी कि इन दोनों को एक एक वोट और इनके पास एक वोट। अब अगर मान के चलिए इन दोनों को टैक्स पे करना नहीं है, 75% टैक्स इंक्रीज करना है, तो क्या इन दोनों को टैक्स डालना है?
यानी कि टैक्स पे करना है नहीं ना। तो इसलिए सारा जो बोझ था वो इन लोगों पे आ रहा, पीजेंट्स पे आ रहा है। और उस दोनों को, एक को कलर्जी कहा जाता था जो कि सबसे ऊपर होते थे, उसके बाद नोबेल होते थे, और उसके बाद लास्ट में पीजेंट्स होते थे। पीजेंट्स में जो गरीब आ गए, आर्टिस्ट आ गए, बिजनेसमैन आ गए, और नोबेल में जो राजा, मंत्री, सैनिक वो सब आ गए, और कलर्जी में चर्च यानी कि प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी लोग होते थे, चर्च वाले, वो आते थे। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को इतना ही बताऊंगा, और अगला मैं आप लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2 में बताऊंगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर से कमेंट में कीजिएगा।